नमस्कार। बात में आपका स्वागत है। जो है विकास का सूत्रधार, आज वही है सबसे लाचार। हम बात कर रहे हैं मजदूरों के बारे में, उन कामगारों के बारे में जिन्होंने सड़कें बनाई, इमारतें बनाई, पुल बनाए, जिन्होंने कारखानों में अपना खून पसीना एक किया और हमारी जरूरत की चीजें बनाई। आज वे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। उन्हें फुटबॉल बना दिया गया है। कभी सत्ताधारी दल उन्हें एक किक मारता है तो कभी विपक्ष उछाल देता है। सत्ता और विपक्ष की रस्साकशी के बीच वे इधर से उधर झूल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में उन्हें लेकर राज्य सरकार और कांग्रेस में ठन गई है। पता नहीं चल रहा कौन सही बोल रहा है। दोनों मजदूरों के हमदर्द होने का दावा कर रहे हैं। सच्चाई यह है कि दोनों अपनी सियासी रोटियां सेक रहे हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मजदूरों को ले जाने के लिए 1000 बसें देने की बात कही थी और इसके लिए योगी सरकार से अनुमति मांगी थी। अब कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि यूपी सरकार ने आज सुबह 10 बजे तक सभी बसों को लखनऊ हैंडओवर करने को कहा, जो कि संभव नहीं है। यह कैसे हो पाएगा कि दिल्ली एनसीआर से 1000 खाली बसें लखनऊ जाएं और वहां से यूपी के बॉर्डर पर दोबारा भेजी जाएं। दरअसल यूपी सरकार की तरफ से प्रियंका गांधी के कार्यालय को चिट्ठी लिखकर बसों और ड्राइवरों से जुड़े सभी कागजात जमा कराने को कहा गया था। इस सियासी तकरार के बीच बेबस मजदूर यूपी बॉर्डर पर घर वापसी के इंतजार में हैं। मामला यह है कि 2 दिन पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कहा कि कांग्रेस प्रवासी मजदूरों को घर वापस लाने के लिए 1000 बसें देने के लिए तैयार है और इसके लिए यूपी सरकार की ओर से अनुमति दी जाए। प्रियंका गांधी के सचिव ने यूपी सरकार को चिट्ठी लिखी कि 1000 बसें देने के लिए कांग्रेस तैयार है। यूपी सरकार इसका रूट बताए। प्रियंका गांधी के सचिव का दावा है कि इसके जवाब में यूपी सरकार ने 18 मई को व्हाट्सएप के जरिए चिट्ठी भेजी, जिसमें कहा गया कि समस्त बसों सहित ड्राइवर्स के फिटनेस सर्टिफिकेट उपलब्ध कराए जाए। इसके अलावा ड्राइवर्स के ड्राइविंग लाइसेंस और बसों के नंबर सहित सारी जानकारी उपलब्ध कराई जाए। सचिव का दावा है कि यूपी सरकार को सारी जानकारी तुरंत मुहैया करा दी गई, लेकिन इसके बाद रात 11:40 पर यूपी सरकार का ईमेल मिला कि 19 मई को सुबह 10 बजे तक लखनऊ डीएम को सारी जानकारी दी जाए और बसें लखनऊ हैंडओवर की जाए। बहरहाल प्रवासी मजदूरों को लेकर के यह जो मामला था वो अटक गया है। यूपी के बॉर्डर पर बस लगाकर यूपी सरकार पर बस चलाने की अनुमति न देने के कांग्रेस के आरोप पर योगी सरकार ने पलटवार करते हुए कांग्रेस को बसें चलाने की अनुमति तो दी, लेकिन जब बसों को लखनऊ हैंडओवर करने को कहा तो प्रियंका गांधी के दफ्तर से यह कहा गया कि यह कैसे संभव है। कांग्रेस ने कहा कि यूपी सरकार कांग्रेस की पेशकश को गंभीरता से नहीं ले रही है, जबकि योगी सरकार का कहना है कि कांग्रेस इस पर राजनीति करना चाहती है। पता नहीं कौन सच बोल रहा है। आलम यह है कि मजदूरों को अंततः राहत नहीं मिल पा रही है। वे इधर से इधर दुविधा की स्थिति में खड़े हैं। कहा जा रहा है कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के निर्देश पर राजस्थान कांग्रेस के कई नेता प्राइवेट बसें लेकर भरतपुर जिले के यूपी बॉर्डर पर पहुंच गए थे, जहां उत्तर प्रदेश सरकार ने बसों को घुसने की परमिशन नहीं दी थी। कांग्रेस नेता देर शाम तक इन बसों को लेकर बॉर्डर पर ही खड़े रहे और अंत में रात में लौट गए। इससे पहले भरतपुर मथुरा रोड पर बॉर्डर पर भी प्रवासी मजदूरों को यूपी में एंट्री नहीं दी गई। इस मुद्दे पर तो राजस्थान और उत्तर प्रदेश पुलिस आमने सामने आ चुकी है। ये सब क्यों हो रहा है? आखिर ऐसा क्यों है? इतने दिनों से कांग्रेस कहां थी? अचानक उसे मजदूरों की सुध कहां से आ गई? उधर यूपी सरकार क्या अड़ंगे खड़ा कर रही है? क्यों नहीं वह कांग्रेस की पेशकश को स्वीकार कर लेती? आखिर मामला तो मजदूरों का है,
क्यों नहीं दोनों मिलकर इस मामले को सुलझा लेते हैं। ऐसा लगता है कि दोनों एक दूसरे के बीच एक रस्साकसी सी चल रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि 2022 में यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसमें बीजेपी अभी भी कांग्रेस को इतना मजबूत विपक्ष के रूप में नहीं देख पा रही है। 2017 विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने के बाद भी कांग्रेस को सिर्फ 7 सीटें मिली थी। वहीं पिछले साल लोकसभा चुनाव में प्रियंका की राजनीति एंट्री के बाद भी यूपी में कांग्रेस एक सीट पर सिमट कर रह गई थी। राहुल की अमेठी भी छिन गई थी। ऐसे में कांग्रेस के प्रस्ताव को तरजीह देने का मकसद अखिलेश और मायावती की राजनीति कमजोर करना है। वैसे देखें तो प्रियंका गांधी पहले भी इस तरह से अपने दांव से विपक्षी दलों पर भारी पड़ती नजर आई है, चाहे वह सीएए का मुद्दा हो या फिर सोनभद्र हत्याकांड में मारे गए लोगों के परिवार से मिलने का मामला हो। योगी सरकार भी प्रियंका की जिद के आगे झुकती नजर आई है। पिछले साल सोनभद्र के उभा गांव में जमीन विवाद को लेकर हुए हिंसा में 10 लोग मारे गए थे। जब प्रियंका उनसे मिलने जाने लगी तो उन्हें मिर्जापुर में रोककर हिरासत में लिया गया। बहरहाल ये सब राजनीति की बातें हैं, लेकिन इन सब का कोई फायदा मजदूरों को नहीं मिल रहा। सब अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हुए हैं। दूसरी तरफ जो प्रवासी मजदूर घर पहुंच रहे हैं, उनके सामने रोजगार का संकट पैदा हो गया है। इतने लोगों को रोजगार मुहैया कराना प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है। हालांकि प्रशासन गांव में रोजगार के लिए मनरेगा पर जोर दे रहा है, लेकिन वास्तव में इसका अभी तक कोई फायदा नहीं हुआ है। लॉकडाउन 1 के दौरान लौटे प्रवासी मजदूरों को अभी तक रोजगार से नहीं जोड़ा जा सका है। कई ऐसे मजदूर हैं जिन्होंने 14 दिनों का होम क्वारंटीन पूरा कर लिया है, लेकिन अब भी बेरोजगार बैठे हैं। देशव्यापी लॉकडाउन का सबसे ज्यादा असर मजदूरों पर पड़ा है। जो मजदूर लौट रहे हैं उन्हें क्वारंटीन किया जा रहा है, लेकिन उन्हें रोजगार नहीं मिल पा रहा है। उनके भीतर घर पहुंचने का संतोष तो है, लेकिन अब भी रोजी रोटी की कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है। ऐसे में उन्हें चिंता सता रही है कि अब घर कैसे चलेगा। रोजगार नहीं मिलने से खाने को राशन तक का संकट आ गया है। ग्राम पंचायत से मनरेगा का काम भी मिल जाता तो कम से कम घर चल जा सकता था, लेकिन मनरेगा का काम भी नहीं मिल पा रहा है। कई लोगों के पास जॉब कार्ड बने हुए हैं, इसके बावजूद उन्हें काम नहीं मिल पा रहा है। बहरहाल जिलाधिकारी ये कहते हैं कि प्रवासी मजदूरों की संख्या रोज बढ़ रही है। 1 से 1,500 मजदूर पहुंच रहे हैं, सबको क्वारंटीन किया जा रहा है और उन्हें मनरेगा के अंतर्गत काम करने की दिए जाने के निर्देश जारी किए जा चुके हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि अभी भी लोगों को काम नहीं मिल पा रहा है। इसमें कोई दो मत नहीं कि मजदूरों को उनके घर पहुंचाने के लिए केंद्र और राज्य में जिस तरह का सामंजस्य होना चाहिए था, वह सामंजस्य नहीं हो पाया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की गाइडलाइन जारी होने के बाद भी राज्यों ने इसके लिए बहुत जिम्मेदारी नहीं दिखाई। अभी भी कई राज्य इसको लेकर के बहुत सचेत नहीं हैं। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में कहा था कि कुछ राज्यों ने जिम्मेदारी का ठीक से निर्वहन नहीं किया। बड़ी संख्या में ऐसे मजदूर हैं जिन्हें यह पता ही नहीं कि उनके लिए विशेष रेलें चलाई जा रही हैं या उनके लिए विशेष व्यवस्था है। यह राज्यों की जिम्मेवारी थी, राज्य प्रशासन की जिम्मेवारी थी कि उन्हें विशेष रूप से यह जानकारी उपलब्ध कराई जाए और उन्हें तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए, लेकिन राज्यों ने ऐसा नहीं किया। शेष राज्यों में काफी हो हल्ला होने के बाद राजस्थान से 22 रेलें चली हैं। पश्चिम बंगाल के लिए तय 105 रेलें में से पहले केवल 2 गई। अब केंद्रीय गृह मंत्री ने मुख्यमंत्री से बात की तो 5 रेलें और गई। अगर 15 जून तक इनको लगातार चलाया जाए तब भी 2 लाख से ज्यादा लोग नहीं जा सकते, जबकि करीब 40-50 लाख कामगार दूसरे प्रदेशों में हैं।
जाहिर है कि राज्य अभी भी सचेत नहीं हो रहे हैं। केंद्र ने 3 महीने का राशन दिया, दूसरे राज्यों के कामगारों के लिए राशि निर्गत की, सामाजिक धार्मिक संस्थाएं सेवा के लिए आगे आई, लेकिन समन्वय बिठाकर काम करने की जगह इनकी अनदेखी होती रही। ज्यादातर राज्य सरकारों का व्यवहार असमंजसपूर्ण रहा, दुविधाग्रस्त रहा। कई राज्यों ने ऐसी स्थिति की कि श्रमिक अपने आप चले जाएं। यह वाकई यह वाकई एक गैर जिम्मेदाराना सोच है। सच्चाई यह है कि अभी भी किसी के पास यह सही सही आकलन नहीं है कि कितने मजदूर आ रहे हैं, कितनों को कहाँ एडजस्ट करना है। कुल मिलाकर एक विचित्र आपाधापी की स्थिति है। और सच्चाई यह है कि इस आपाधापी का भी कुछ लोग राजनीतिक लाभ लेने के चक्कर में पड़े हुए हैं। यह वाकई एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। धन्यवाद।